देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति कैलेंडर ईयर कंप्लीट कर लिया है तो उस केस में क्या है, तब वो इंटाइटल हो जाए किसके लिए, लीव विथ वेजेज के लिए नेक्स्ट ईयर में। और अगर किसी व्यक्ति का ज्वाइनिंग 1 जनवरी को हो रहा है तो अंडरग्राउंड में अगर वो 190 दिन से ज़्यादा समय के लिए काम किया है, ठीक है ना, मिनिमम 190 दिन से ज़्यादा समय के लिए काम किया हुआ है, तो उस केस में उसको हर एक 15 दिन का एक ईएल मिलेगा। और ओपन कास्ट सरफेस या एबव ग्राउंड में अगर वो व्यक्ति 240 दिन से ज़्यादा काम किया, 240 या उससे ज़्यादा काम किया है, तो एक ईएल मिलेगा उसको 20 दिन में। अब ये बताओ, कोई व्यक्ति अंडरग्राउंड में काम कर रहा था, ठीक है, और वो उसका ज्वाइनिंग 1 जनवरी को है और वो मात्र 180 दिन ही काम किया हुआ है, तो उसको कितना ईएल मिलेगा, ईएल कितना मिलेगा? 12 और 26 दोनों रहे तो 26 ही टिक करना, ठीक है, क्योंकि इस केस में 26 ही कंसिडर किया जाएगा। हम यहाँ पूछे, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी को ज्वाइन किया हुआ है अंडरग्राउंड माइंस में, लेकिन वो टोटल 180 दिन काम किया हुआ है, तो कितना ईएल मिलेगा? तो ईएल उसको नहीं मिलेगा। ईएल का क्या टर्म एंड कंडीशन है कि वो व्यक्ति का कैलेंडर ईयर कंप्लीट होना चाहिए, एक कैलेंडर ईयर वर्किंग कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर वो व्यक्ति 190 दिन रहता तो उसको एक 15 दिन में एक ईएल मिल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, टोटल 180 दिन ही है, तो वो ईएल के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन पता नहीं ये जो रूल यहाँ एक्ट दिया हुआ है ना, ये कोल इंडिया में बिल्कुल इससे अलग फॉलो होता है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि ईएल 190 दिन से कम रहेगा उसको ईएल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये एक्ट में बहुत सारा चीज दिया हुआ है, इससे ज्यादा बेनिफिट वाला वो है, ठीक है, इससे ज्यादा बेनिफिट वाला जो कोल इंडिया का लीव रूल है वो है, इसलिए चीफ इंस्पेक्टर इसको वैलिड किए हुए है, ठीक है, कि जो हर एक कंपनी का अपना अलग लीव रूल हो सकता है, ठीक है, क्या है कि हर एक कंपनी का अपना अलग लीव रूल हो सकता है, लेकिन जो ये माइंस एक्ट में दिया हुआ है या चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा बीच बीच में जो कुछ चेंज होते रहता है, तो उसका जो लीव रूल है उससे कम वाला नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा फायदेमंद रहे तो कंपनी रख सकता है, लेकिन अगर उससे किसी का वर्कर लोग का नुकसान हो रहा है तो उस केस में उसको कम से कम चीफ इंस्पेक्टर वाला माइंस एक्ट वाला कम से कम रखना होगा, ठीक है। मैटरनिटी वीक कितने वीक पहले ले सकते हैं ये थोड़ा देखना होगा, ठीक है, उसके बारे में डाटा एग्जैक्ट याद नहीं है। देखो मैटरनिटी लीव वगैरह होता है ना, या पैटर्निटी लीव, ये हो सकता है कि तुम बच्चा होने से पहले भी ले सकते हो 15 दिन का, या बच्चा होने के 15 दिन बाद भी ले सकते हो, ठीक है, मतलब 15 दिन का मिलता है पैटर्निटी लीव। मैटरनिटी लीव 26 सप्ताह का है, तो 26 सप्ताह है कि मान लो तुम वैसा टाइलिंग कितने महीने पहले ले सकते हो, इसका भी कुछ डाटा होगा, ये अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग 1 जनवरी के छोड़ के अदर दिन 1 जनवरी कर रहा है तो अंडरग्राउंड में कम से कम 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज होना चाहिए, और ओपन कास्ट सरफेस या एबव ग्राउंड में 2/3 अटेंडेंस उसका होना चाहिए। अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा ईएल एकुमुलेट नहीं कर सकता है, ठीक है, कि कितना, अभी कोई पूछ रहा था ना कि ईएल सर कितना जमा कर सकते हैं, तो एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि 30 दिन से ज्यादा ईएल नहीं जमा कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति मैनेजर के पास ईएल के लिए अप्लाई किया था कि सर हमको छुट्टी दे दीजिए, और मैनेजर क्या किया, उसको छुट्टी नहीं दिया, मैनेजर उसको लीव नहीं दिया, तो उस केस में वो विदाउट एनी लिमिट कितना भी जमा कर सकता है। तो जो एक्चुअली में फॉलो हो रहा है कोल इंडिया में यही वाला है, ठीक है, यही वाला है कि कितना भी लीव जमा कर लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैक्सिमम है कि तुम लोग शायद नॉन एग्जीक्यूटिव वाले
एक बार में मैक्सिमम 30 ईएल इनकेस करवा सकते हैं, और हम लोग है कि एक बार में 60 ईएल इनकेस करवा सकते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ईएल मैक्सिमम कितना हम लोग कर सकते हैं जमा, ईएल एक्ट के अकॉर्डिंग मात्र हम लोग 30 दिन का ईएल जमा कर सकते हैं। अगर 30 से ज़्यादा जमा होगा ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेप्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो मैनेजर के पास छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ था और मैनेजर उसको छुट्टी नहीं देता है, तो उस केस में विदाउट एनी लिमिट कितना भी ईएल जमा कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है कि किसी को ईएल लेना है, सर कोई पर्सन अंडरग्राउंड पूरा ईयर का 6 मंथ जॉब के बाद ओपन कास्ट ट्रांसफर हो जाता है, तो उसका ईएल मिलेगा कि नहीं? अब देखो वहां पे क्या है कि वो व्यक्ति अंडरग्राउंड में मान लो, अब है कि वो अंडरग्राउंड में मान लो 6 ही महीना काम किया है, 180 दिन ही उसका अंडरग्राउंड में रहा है, बाकी है कि वो दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया है, तो उस केस में भी उसका कुछ अलग कैलकुलेशन होता होगा। ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति का माइंस ट्रांसफर हो जा रहा है ना, वो तो अब्सेंट नहीं कर रहा है, उसका ट्रांसफर हो गया है, तो उसका उस केस में कुछ अलग कैलकुलेशन होता होगा। अब क्या है कि किसी को ईएल लेना है, तो कितना दिन पहले अप्लाई करेगा? तो कम से कम 15 दिन पहले है ना उसको अप्लाई करना होगा। सर एक JBCCI 150 क्या बोल रहे हो सर, एक JBCCI में, हाँ 15 दिन पहले क्या ईएल के लिए एप्लीकेशन देना होगा। अरे एक साल में कितना ईएल ले सकते हैं? तो एक साल में है ना, एक कैलेंडर ईयर में 3 से ज्यादा नहीं ले सकते, सेल नॉट एक्सीड 3, मतलब एक साल में ईएल के लिए कुछ नहीं। अगर मान लो तुमको इनकेसमेंट, ईएल क्या है, या तुम इनकेसमेंट करवा लो या सिंपल छुट्टी भी ले सकते हो। मान लो तुम्हारा सीएल 11 दिन का मिला है, तुम्हारा सीएल कंप्लीट हो गया, तुमको और सीएल जाना है 5 दिन का, तुमको छुट्टी चाहिए, तो तुम उस केस में ईएल का एप्लीकेशन दे दो कि टू द प्रोजेक्ट ऑफिसर या टू द मैनेजर, कोलियरी मैनेजर रिगार्डिंग ईएल, या जो भी लिख सकते हो सब्जेक्ट वगैरह में, बाकी लिख दो एप्लीकेशन। और जब ईएल इनकेसमेंट करवाना रहेगा तो उसका एक फॉर्मेट आता है, उसका एक फॉर्मेट आता है, उस ईएल वाले में सारा चीज तुमको भरना पड़ता है। ठीक है, हाँ फॉर्मेट भरना पड़ता है, उसमें कि मैनेजर का अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर साइन उन करवा के जमा करो, तो फिर उसका है कि एक अलग से क्या बोलो उसका नोट, पर्सनल वाला एक नोट शीट वगैरह निकालता है, तो फिर वो क्लियर होता है। वो थोड़ा एक आध महीना लग जाता है। अगर तुमको मान लोगे कि अभी अप्रैल चल रहा है, अब मई में तुमको चाहिए, तो अभी इतना कम दिन में नहीं मिलेगा तुमको, है कि अगर जून में लेना है तो तुम एक ही स्टार्टिंग मई में ही अप्लाई कर दो कि हमको सर 30 ईएल इन केस करवाना है, ऐसा करके। ठीक है, देखो ईएल जमा करने का मतलब, अगर ईएल जमा कर रहे हो मतलब तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम मान लो 15 ईएल जमा कर दिए, मतलब क्या, तुम 15 दिन का तुमको एक तरीके से है कि तुम इनकेसमेंट करवा लिए, पैसा तुमको मिल गया, 15 दिन तुम छुट्टी अपना क्या किए हो, जमा कर दी हो छुट्टी, जिसको बोलता है लोकल लैंग्वेज में लोग, छुट्टी हम बेच दी हैं, कंपनी को ही दे दिया छुट्टी कि हम आपका छुट्टी नहीं लिया, हमको छुट्टी के बदले पैसा दे दीजिए। ठीक है, कि वो छुट्टी में हमको, आप छुट्टी के बदले हमको पैसा दे दीजिए बस। तो एक साल में 3 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति का तबीयत खराब हो जा रहा है, पहले क्या था कि 15 दिन पहले एडवांस में उसको अप्लीकेशन देना जरूरी है ईएल के लिए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जा रहा है, अब है कि तबीयत खराब हो गया मान लो 10 दिन, और उसको है कि ये 10 दिन के लिए अब ईएल का अप्लीकेशन देना होगा। अगर मान लो ईएल लेना है, तो है कि 15 दिन पहले वाला यहाँ काम नहीं चलेगा, तो यहाँ 15 दिन पहले देने की कोई जरूरत नहीं है। टू कवर ए पीरियड ऑफ इलनेस shall be granted such leave even if the application for leave is not made within the, जो सबसेक्शन 5 में दिया हुआ था कि 15 दिन पहले देना है। ठीक है, 15 दिन नहीं नहीं, एक साल में है ना 3 बार से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, एक बार में
एक साल में 3 बार से ज़्यादा ईएल नहीं ले सकते, मतलब 3 ईएल नहीं, 1 ईएल, 2 ईएल, 3 ईएल। मान लो कि एक बार तुम 5 ईएल बेच रहे हो, दूसरा बार 10 ईएल बेच रहे हो, तो ईएल का भी पूरा लिमिट है कि एक साल में मान लो तुम मैक्सिमम 30 ईएल बेच सकते हो, कि एक साल में मैक्सिमम तुम 30 ईएल मान लो बेच सकते हो या ले सकते हो। अब है कि तुम्हारा मन है कि 4 बार लेंगे, एक बार 8 लेंगे, एक बार 8 लेंगे, 8 8 16 हो गया, एक बार 8 लेंगे और लास्ट में बोलेंगे 6 लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। तुमको 3 ही ईएल मिलेगा, मतलब 8 8 करके 3 ईएल मिलेगा। अगर तुम रिसीव कर लेते हो कि एक बार 10 लेंगे, 10 लेंगे, 10 लेंगे, तो तुम्हारा 3 ईएल मिल जाएगा। तो वही है कि मैक्सिमम एक साल में तुम 3 टाइम्स ही ले सकते हो। हाँ हाँ, रिटायरमेंट होने के टाइम में भी है ना, सब लोग इनकेसमेंट करवाता है। उस टाइम तो 300 ईएल जमा करता है, ऑफिसर लोग है ना 300 ईएल जमा करता है। 300 ईएल समझ रहे हो कितना पैसा हो गया ये। उसका जो एक महीना का जो सैलरी मिलता होगा ना, उस टाइम सैलरी एक महीना का प्लस 10 महीना का ये हो गया, सोचो एक तरीके से, मतलब 11 महीना का सैलरी एक ही बार मिलेगा। मतलब अगर उसका 2 लाख रुपया सैलरी मिलता होगा, तो उस महीना में उसको 22 लाख रुपया मिलेगा। समझ रहे हो, अगर ईएल बेच रहा है तो। ये भी प्रावधान हो हटने वाला है, ये भी कोल इंडिया है ना ऐसा सर्कुलर ला रहा था, लेकिन विरोध होने के बाद हट गया कि ईएल के बदले, मतलब ईएल इनकेसमेंट नहीं होगा, उसके बदले पैसा नहीं मिलेगा। ये सर्कुलर ला रहा था, लेकिन ये हट गया सर्कुलर, ठीक है। नहीं, साल में 90 दिन के सकते हैं क्या? नहीं, 90 दिन नहीं ले सकते। 90 दिन हम लोग के लिए भी नहीं है। हम लोग का भी है कि मैक्सिमम हम लोग एक साल में 60 दिन का ही ले सकते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव का है कि एक साल में 30 दिन का ही ले सकता है, ठीक है। अगर कोई मैनेजर को अप्लाई करता है लीव के लिए, ठीक है, ईएल के लिए, तो मैनेजर उसका ईएल को रिफ्यूज भी कर सकता है। कब रिफ्यूज कर सकता है? अगर उसको लगता है कि माइंस में इस व्यक्ति का प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, कुछ भी वैसा एक्सीजेंसी वाला कुछ सिचुएशन आ गया है, तो उस केस में मैनेजर उसका लीव को भी रिफ्यूज कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। तो लीव के बारे में क्या क्या पढ़े हैं, देखो मेन पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। लीव के बारे में जो भी पढ़े हैं हम लोग इतना ही पढ़े हैं अभी, कि लीव 30 दिन से ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, और अगर मैनेजर रिफ्यूज करता है तो उस केस में हम लोग लीव बहुत विदाउट एनी लिमिट हम लोग लीव को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लीव जमा कर सकते हैं। ये लीव लेने के लिए 15 दिन पहले अप्लीकेशन देना होगा। लेकिन अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है, और तबीयत खराब होने वाले टाइम अगर वो ये ले सकता है, तो बिना 15 दिन पहले भी दिए एप्लीकेशन वो लीव ले सकता है। एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में 3 बार से ज़्यादा नहीं मिल सकता है, ठीक है, 3 टाइम्स, 3 बार से ज़्यादा बार वो ईएल नहीं ले सकता है। तो ये देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ लंबा चौड़ा दे के रखा हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर किसी का एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, किसी भी पर्सन का एम्प्लॉयमेंट जो माइंस में एम्प्लॉय था, ओनर एजेंट मैनेजर जो है उसको टर्मिनेट कर देता है। मतलब ईएल उसका बचा हुआ रह गया, ठीक है, उसका कुछ ईएल बचा हुआ रह गया, और उसको मैनेजर उसकी नौकरी से उसको ओनर एजेंट मैनेजर टर्मिनेट कर देता है। या वो व्यक्ति लीव के लिए अप्लाई किया हुआ था और उसका लीव ग्रांट नहीं होता है, और वो नौकरी छोड़ देता है, ठीक है, नौकरी छोड़ देता है, तो उस केस में क्या प्रावधान है? पहला क्या केस है कि अगर किसी व्यक्ति को, मतलब सारा ईएल और इन्वेस्टमेंट जो भी है, ईएल उसका कुछ बचा हुआ रह गया, और उसको ओनर एंड मैनेजर किसी भी रीजन से टर्मिनेट कर देता है। हाँ, सिक लीव अलग होता है, सिक लीव अलग होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को क्या है, ओनर एंड मैनेजर टर्मिनेट कर देता है, तो उस केस में उसका जो ईएल बचा हुआ रह गया उसका क्या करना है, उसका पैसा कैसे मिलना है। या कोई भी व्यक्ति जो ईएल के लिए अप्लाई किया हुआ था, लीव के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन उसके पहले ही लीव ग्रांट होने के पहले वो नौकरी छोड़ देता है, तो उस केस में जिस पीरियड के लिए वो लीव नहीं ले पाया, ठीक है, जितना दिन का मान लो उसका ईएल बचा हुआ रह गया, तो उस केस में अगर ओनर एजेंट मैनेजर उसको टर्मिनेट कर रहा है,
तो टर्मिनेशन के सेकेंड वर्किंग डे के बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड वर्किंग डे आफ्टर सच टर्मिनेशन, मान लो आज उसको टर्मिनेट कर दिया, आज कितना तारीख है, आज मान लो 26 तारीख है, 26 अप्रैल को उसको टर्मिनेट कर दिया, तब बिफोर एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड वर्किंग डे आफ्टर टर्मिनेशन, मतलब 26 तारीख को एक टर्मिनेट किया है तो पहला वर्किंग डे 27 आया, दूसरा वर्किंग डे 28 आया, तो उस व्यक्ति को क्या करना है, 28 तारीख के पहले उसको, मतलब 28 या 27 तारीख जो भी हो, उसको उस दिन का मतलब उतना पैसा उसको पेमेंट कर देना है। और अगर कोई व्यक्ति अपना खुद से नौकरी छोड़ता है तो उस केस में, मान लो अगर नौकरी आज कोई छोड़ रहा है तो जो मंथली सैलरी जिस दिन मिलने वाला है उसी दिन उसको मिलेगा सारा पैसा, तो जिस दिन पैसा मिलने वाला होगा तो ऑन और बिफोर द नेक्स्ट पे डे, जिस दिन उसका मंथली सैलरी मिलने रहेगा तो उसी दिन या उसके पहले उस व्यक्ति को जितना दिन का छुट्टी नहीं ले पाया है उसको पैसा मिल जाना चाहिए। तो इसमें तुमको क्या ध्यान रखना है, खाली केस ध्यान रखना है कि ए वाले केस में पैसा कैसे में कितना दिन पहले मिलेगा और बी वाले केस में पैसा कितने दिन मिलेगा। ए वाला केस क्या है, जब ओनर एजेंट मैनेजर टर्मिनेट कर रहा है तो टर्मिनेशन होने के बाद जो सेकेंड वर्किंग डे है तो ऑन और बिफोर सेकेंड वर्किंग डे उसको पैसा मिल जाना चाहिए, मतलब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड वर्किंग डे, मतलब नौकरी टर्मिनेट किया उसको मैनेजर, ओनर एजेंट मैनेजर, तो जैसे दूसरा दिन एक्सपायर करने वाला होगा तो उसके पहले उसको पैसा मिल जाना चाहिए। या सेकेंड केस में जो व्यक्ति लीव के लिए अप्लाई किया हुआ था लेकिन उसको लीव नहीं मिल पाया और वो नौकरी छोड़ देता है, खुद से रिजाइन कर देता है, तो उसको जो भी नेक्स्ट पे डे रहेगा, नेक्स्ट पे डे जिस दिन उसको सैलरी मिलने वाला रहेगा उस दिन या उससे पहले उसको जो भी ईएल बनता है, जो भी पैसा बनता है उसको मिल जाना चाहिए। तो ये ए और बी केस दिया हुआ। तो नौकरी कोई भी छोड़ सकता है, हम, ठीक है, नौकरी कोई भी छोड़ सकता है। कल भी देखिएगा आदमी इसी तरीके से एप्लीकेशन लिख रहा था कि हमको रिजाइन देना है, 10 साल नौकरी बचा हुआ है। नौकरी क्या है, कोई भी छोड़ सकता है, उसको मन नहीं लगे, खुश ना रहे नौकरी से तो। अब एक बात आता है, ये भी होता है ना, तुम लोग सभी को पता है, नोटिस पीरियड होता है एक, नोटिस पीरियड कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में ज्वाइन करता है तो बोला जाता है, हाँ, वीआरएस वगैरह वगैरह पहला मिलता था लेकिन अब नहीं मिलता, आ रहे हैं डेथ और रिटायरमेंट वाला भी केस में आ रहे हैं। अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस पीरियड के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि नोटिस पीरियड क्या होता है। ठीक है, कि अगर मान लो कि तुम लोग किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ बोलता है क्या कि अगर आपको नौकरी छोड़ना रहेगा ना तो 1 महीना पहले आपको नोटिस देना होगा, कि अगर मान लो जून में किसी को नौकरी छोड़ना है, कि 1 जून से उसका प्लानिंग है नौकरी छोड़ देने का, तो क्या है, उसको 1 मई या उससे पहले उसको नोटिस पीरियड दे देना होगा कि हम इस दिन से नौकरी छोड़ने वाले हैं, और उसके बाद वो 1 महीने तक काम करेगा, 1 जून होगा नौकरी छोड़ देगा। तो अगर उस केस में किसी व्यक्ति के पास ईएल बचा हुआ है तो वो उस ईएल का यूज नहीं कर सकता है, यहाँ पे उस ईएल का वहां पे यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ना चाहता है तो जो नोटिस पीरियड होता है तो नोटिस पीरियड में अपने ईएल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो वही है, द अनएवेल्ड लीव ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन शेल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ एनी नोटिस रिक्वायर्ड। होता है बहुत सारे कंपनी से, हम लोग भी मान लो कोल इंडिया ज्वाइन किया था, 5 साल का बॉन्ड था, तो जस्ट अभी 5 साल का बॉन्ड जाके कंप्लीट हुआ है, जिसके लिए हम लोग को 55,000 रुपया हर एक मंथ कट रहा था, जो एक ही बार मिलेगा, कितना जोड़ उड़ के 3 लाख रुपए कटा है। इसमें पहले था कि इंटरेस्ट मिलता था कुछ, हम लोग ज्वाइनिंग के 8 या 9 महीना तक इंटरेस्ट मिला, उसके बाद वो इंटरेस्ट को बंद कर दिया गया, फिर पैसा काट के रखे रहा, तो 3,12,000 रुपया एक ही बार में कंपनी अप्लीकेशन वगैरह देंगे तो हम लोग को रिटर्न करेगा वो। अब है कि अगर मान लो 5 साल के अंदर हमको नौकरी छोड़ना रहता है तो कोल इंडिया में भी क्या है कि 1 महीना का कम से कम नोटिस पीरियड देना रहता है। तो मेरा तो बॉन्ड मनी पहले चला जाता, बॉन्ड मनी वो देता ही नहीं। और दूसरा क्या होता है, 1 महीना पहले हमको नोटिस देना रहता है कि हम इस दिन से आपका नौकरी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में ये जो ईएल अगर जो भी बनता मेरा,
हम मान लो मेरे पास अभी 70 EL जमा है, ठीक है, मान लो मेरे पास 70 EL है, तो हम इस EL का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं नोटिस देने में। बस यही ध्यान रखो यहाँ पे कि हम लोग EL का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं नोटिस देने में। अब यहाँ 10वां नंबर में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो माइंस में एम्प्लॉयड था वो डिस्चार्ज और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, वो सर्विस से उसको डिसमिस कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, या अगर वो अपना एम्प्लॉयमेंट छोड़ देता है, या वो रिटायर कर जाता है, या उसका डेथ हो जाता है, तो उस केस में किसको मिलेगा? तो वाइल इन सर्विस, जो वो या उसका जो भी उत्तराधिकारी रहेगा या उसका जो भी नॉमिनी रहेगा, उस केस में उसको ईएल दिया जाएगा। अब है कि ईएल का कैलकुलेशन कैसे होगा, ठीक है। ईएल का अभी यहाँ पे क्या था कि ईएल जो भी रहेगा उसका पेमेंट कब पे करना है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड वर्किंग डे, आफ्टर टर्मिनेशन, और ऑन और बिफोर द नेक्स्ट पे डे, दोनों कंडीशन में। अब यहाँ के बोल रहा है कि अगर किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है, अगर या कुछ खुद छोड़ रहा है नौकरी, या वो रिटायर कर जा रहा है, या वो डेथ कर जा रहा है, तो उस केस में उसका जो उत्तराधिकार, अगर वो मान लो डिस्चार्ज हो रहा है या डिसमिस हो रहा है या रिटायर कर जा रहा है, तो उसको खुद मिल जाएगा पैसा। अगर वो डेथ कर गया तो उस केस में उसका उत्तराधिकारी को मिलेगा या नॉमिनी को मिलेगा। तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, कितना ईएल उसको, ईएल का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? तो वहां पे क्या है कि इन द केस ऑफ ए पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड, अगर बिलो ग्राउंड में एम्प्लॉयड था तो उस केस में ही हैज पुट इन अटेंडेंस फॉर, मतलब 1/2 जो भी टोटल है, जितना नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज था जब से वो नौकरी लिया है, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट टू डेथ ऑफ, टू द डेट ऑफ हिज डिस्चार्ज, डिसमिसल, क्विटिंग, सुपरन्यूएशन या डेथ, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है ये ड्यूटी से, या डिसमिसल कर दिया जाता है, या नौकरी छोड़ देता है, या रिटायर कर जाता है, या डेथ कर जाता है। कुछ भी हो ये सब, अगर वो व्यक्ति अंडरग्राउंड में एम्प्लॉय है तो उस केस में जितना भी दिन स्टार्टिंग से लेके लास्ट दिन का उसका काउंट पूरा किया जाए कि टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना आया, और अगर वो हाफ वर्किंग डेज प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ही उसको फिर ये कैलकुलेशन करके उसको ईएल उसको दिया जाएगा, ठीक है। और अदर केस में क्या है कि 2/3 वाला केस यहाँ पे भी है कि 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज, जिस दिन से वो ज्वाइनिंग किया हुआ है और जिस दिन से उसको डिस्चार्ज या डिसमिस किया गया है, या वो नौकरी छोड़ दिया है या उसका डेथ हो गया है, तो वो पूरा पीरियड काउंट किया जाएगा। और उस पीरियड में टोटल अगर 2/3 दिन वो प्रेजेंट रहेगा, 2/3, तो उस केस में उसको पैसा जो भी है वो दिया जाएगा, ठीक है। अब पैसा कब दिया जाएगा? तो वही अभी जो पढ़े हैं कि डिस्चार्ज होगा, डिसमिस होगा, या अपना खुद से छोड़ता है या रिटायर करता है, तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड वर्किंग डे, आफ्टर द सच डिस्चार्ज, डिसमिसल, या छोड़ना या सुपरनिवेशन, और अगर वो व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो विद इन 2 मंथ ऑफ हिज डेथ, ठीक है। अगर डेथ हो जाता है तो डेथ होने के 2 महीना के अंदर उसको वो ईएल का जो भी पेमेंट का केस है वो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे सभी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा। ये दोनों केस सभी को याद है कि ओनर, एजेंट, मैनेजर अगर किसी को टर्मिनेट करता है तो उस केस में क्या था कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड वर्किंग डे उसको, आफ्टर टर्मिनेशन, उसको मिल जाना चाहिए, पैसा मिल जाना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति कोई अपना नौकरी खुद से छोड़ता है तो जो नेक्स्ट पे डे रहेगा उस दिन या उसके पहले उसको पैसा मिल जाना चाहिए। अब है कि लीव का कैलकुलेशन कैसे करना है, कि कितना लीव, मान लो लीव का तो होगा कि पहले से उसका बचा हुआ रहता होगा, उसको पता होगा कितना मेरा बचा हुआ है, तो उस बेसिस पे इजीली कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा कुछ दूसरा उल्टा पुल्टा चीज लिख दिया है, तो हम लोग जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई व्यक्ति डिस्चार्ज होता है, डिसमिस होता है, खुद से छोड़ता है, या रिटायर होता है, या डेथ होता है, तो अंडरग्राउंड के केस में जिस दिन से वो ज्वाइनिंग किया हुआ है और जिस दिन डिस्चार्ज, डिसमिस वगैरह जो भी हुआ है, तो कम से कम हाफ डे उसको, मतलब टोटल जितना भी वर्किंग डे आया हुआ उसका मिनिमम हाफ उसको प्रेजेंट रहना जरूरी है। तो और
ओपन कास्ट या एबव ग्राउंड केस में 2/3% रहना जरूरी है। अब एक कि जब डेथ करता है तो उस केस में जो पैसा मिलेगा वो विद इन 2 मंथ, और बाकी ऊपर वाला जो भी केस था उस केस में उसको पैसा मिलेगा कब, विद इन द सेकेंड वर्किंग डे, मतलब बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड वर्किंग डे आफ्टर सच डिस्चार्ज डिसमिसल। अब एक कि जो वेज मिलेगा लिव पीरियड के ड्यूरिंग दौरान वो क्या क्या मिलेगा उसमें। तो जो भी डेली एवरेज रहता है ना, मान लो डेली एवरेज का जो भी बेसिक रहा प्लस जो भी डीए रहा प्लस अगर कोई भी कंपनसेशन तो क्या क्या मिलता है, डेली एवरेज ऑफ हिज टोटल फुल टाइम अर्निंग फॉर द डेज, जिसमें है कि मंथली मतलब पिछला महीना, मान लो जिस महीना को वो नौकरी छोड़ रहा है उसके पिछला महीना का एवरेज निकाल लेगा कि एक दिन का उसका सैलरी कितना बनता है, वो रहेगा। अगर उसमें कुछ ओवर टाइम रहेगा तो ओवर टाइम नहीं लिया जाएगा, अगर कुछ बोनस रहेगा वो बोनस नहीं लिया जाएगा। साथ में क्या क्या दिया जाएगा, लेकिन डीए जो डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता होता है वो दिया जाएगा, उस व्यक्ति को उसका बेसिक दिया जाएगा। और अगर उसको कुछ फूड ग्रेन वगैरह के लिए कुछ पैसा दिया गया है, जैसे होता है ना कि गैस सिलेंडर वगैरह के लिए तुम लोगों को पैसा मिलेगा, तो खुद कुछ ही उसी तरीके से कुछ भी अगर उसको कंपनसेशन दिया जा रहा है या पैसा कैश के रूप में दिया जा रहा है या उसको फ्री में फूड ग्रेन वगैरह इशू हो रहा है या कोई अदर आर्टिकल इशू हो रहा है, तो वो सारा इसमें ऐड हो जाएगा। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है यही वाला कि जो वेज होता है छुट्टी के टाइम में जो वेजेज काउंट होता है, पैसा में क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो उसमें ओवर टाइम नहीं मिलता है और बोनस नहीं मिलता, बोनस वगैरह काउंट नहीं होता है। सिर्फ क्या मिलेगा, बेसिक मिलेगा, डीए मिलेगा, कुछ कंपनसेशन अगर उसको केस में दिया जाएगा, कुछ पैसा उसको हाथ में दिया जाएगा, या कुछ जो फ्री इशू ऑफ फूड ग्रेन हो रहा है उससे जो कंपनसेशन उसके, मान लो ये फ्री इशू फूड ग्रेन 500 का हो रहा है तो ये 500 भी जोड़ दिया जाएगा इसमें, ठीक है। कुछ कंपनसेशन मान लो उसको 1000 का मिल गया तो वो 1000 ऐसा जोड़ दिया जाएगा और ये पैसा उसको मिलेगा। क्योंकि छुट्टी के दौरान क्या है, काम ही नहीं किया तो ओटी कहाँ से मिलेगा, काम ही नहीं किया तो उसको बोनस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बोलता है कि किस केस में है ना पेमेंट एडवांस में होना चाहिए, इन सर्टेन केस पेमेंट एडवांस में भी मिल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 4 दिन से ज्यादा समय के लिए लीव नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, ईएल ईएल जो है, अगर किसी व्यक्ति को 4 दिन से ज्यादा समय के लिए नहीं दिया जा रहा है तो जिस दिन से उसका लीव बिगिन होगा तो उसको वहां पे क्या मिल जाएगा, उसको उसको पैसा एडवांस में दे दिया जाएगा। अब क्या है, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति 4 दिन से कम का छुट्टी में जा रहा है तो उसको एडवांस में 4 दिन का मतलब पैसा दे दिया जाएगा। अ मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेज, अगर कोई पैसा जो था एनी सम रिक्वायर्ड बाय पेड बाय द, जबकि ओनर एंड मैनेजर को चाहिए था कि कुछ जो पैसा बचा हुआ था किसी को उसको पेड करना था, लेकिन वो पेड नहीं किया किसी को मान लो, तो उसका रिकवरी कैसे किया जाएगा, डिलेड वेज अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ द वेजेज एक्ट 1936 के तहत जो है डिलेड वेज के रूप में, कि देर से उसको पैसा दे रहा है या उसको पैसा नहीं दिया है तो डिलेड वेज के रूप में उसे रिकवरी कर लिया जाएगा ओनर एजेंट मैनेजर से। तो ये तुम लोग को इतना चीज ध्यान रखना है। और एग्जाम्पशन रूल बनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रेगुलेशन बनाने का, 57 नंबर में दिया हुआ है वीवीआई है। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है रूल्स बनाने का, ये वीवीआई है, ये एक्ट 58 में दिया हुआ है, सेक्शन 58 में। 4 दिन वाला क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, अच्छा, हु हैज बीन अलाउड लीव फॉर नॉट लेस देन, अच्छा हम उल्टा बोल दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति है ना जिसको 4 दिन से कम समय के लिए लीव अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है ना, एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन हु हैज बीन अलाउड लीव फॉर नॉट लेस देन 4 डेज, कि 4 दिन से कम समय के लिए उसको अगर लीव अलाउ नहीं किया गया है, मतलब 4 दिन से ज्यादा समय के लिए उसको लीव मिल रहा है, तो सेल बिफोर हिज लीव बिगिंस, जिस दिन से उसका लीव स्टार्ट होगा तो उसको बी पेड द वेजेज ड्यू फॉर द पीरियड ऑफ द लीव अलाउड, तो जितना पीरियड के लिए उसको लीव दिया गया है ना उसको एडवांस में पैसा मिल जाना चाहिए।
बहुत बार होता है कि मान लो जैसे इलेक्शन वगैरह का समय आता है, ठीक है ना, इलेक्शन वगैरह जब होता है ना, तो इलेक्शन में क्या होता है, मान लो अगर 10 तारीख से इलेक्शन में जाना है, तो तुम लोग को पहले ही एडवांस में पैसा, मान लो जो भी बनता है, 15,000 20,000 जो भी डिसाइड किया गया, वो पैसा एडवांस में मिल जाता है कि चलो 15,000 डिसाइड हुआ है, 15,000 तुमको इलेक्शन में जाने से पहले खर्चा वगैरह करने के लिए 15,000 मिल गया। अब बाद में तुमको क्या करना होगा इसका, कि कहाँ कितना खर्चा हुआ है ये कंपनसेशन दिखाना होगा, फॉर्म भर के सबमिट करना होगा कि जो 15,000 आप दिए थे, ये 15,000 पूरा खर्चा हो गया, 15,000 ज़्यादा ही खर्चा हुआ, 5,000 मेरा पॉकेट से लग गया, ऐसा करके दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, उसी तरह एडवांस, कि अगर कोई व्यक्ति 4 दिन से ज़्यादा का लीव में जा रहा है, 4 दिन से कम का नहीं, तो उस केस में उसको एडवांस पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है, यही बात ध्यान रखना है। तो तुम लोग का ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो भी था 190 दिन, 240 दिन, 1/2, 2/3, एक ईएल 15 दिन पे, फिर 20, एक ईएल 15 दिन पे अंडरग्राउंड केस में, और दूसरे केस में 20 दिन पे एक ईएल, ये सारा डाटा तुम लोग को याद रखना है। हाँ, 4 दिन से ज़्यादा का लीव अलाउ होगा तो एडवांस में मिलेगा पैसा, ठीक है। 4 दिन से कम का रहेगा तो पैसा एडवांस में नहीं मिलेगा। इतना चीज़ तुम लोग को ध्यान में रखना है। अब बाकी एक चीज़ और थोड़ा सा बचा हुआ है, ओटी वगैरह का कुछ है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ वो ध्यान रखना, बाकी तुम लोग कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब है कि कोई व्यक्ति कल बताए थे ना कि ओटी में क्या मिलता है, ट्वाइस मिलता है, जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेज होता है उसका 2 गुना मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 30 मिनट से कम काम किया है, कि मान लो 8 घंटा उसका ड्यूटी पीरियड था, वो मान लो 9 घंटा 20 मिनट काम किया हुआ है, तो उसको मात्र 1 घंटा का ओटी मिलेगा। ये 20 मिनट जो अगर 30 मिनट से कम रहेगा, ए फ्रैक्शन ऑफ एन आवर लेस देन 30 मिनट, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। और फ्रैक्शन जो 30 मिनट या उससे ज्यादा रहेगा, उसको 1 घंटा काउंट कर लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ओटी में तुम लोग हमेशा, जो एनसीएल वगैरह में ओटी वगैरह मिलता है, एमसीएल वगैरह में ओटी वगैरह मिलता है, अगर तुम्हारा ओटी 1 घंटा 25 मिनट का हो रहा है, तो ये 25 मिनट हट जाएगा। लेकिन अगर तुम 5 मिनट और काम कर लोगे, आधा घंटा और काम, मतलब 5 मिनट और काम कर लेते हो, तो तुमको है कि 2 घंटा का एक्स्ट्रा ओटी, 2 घंटा का ओटी मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि एनी फ्रैक्शन लेस देन 30 मिनट उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और 30 मिनट या उससे ज्यादा होगा तो उसको 1 घंटा काउंट कर लिया जाएगा। और इन कैलकुलेटिंग ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेज, जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेज का 2 गुना मिलता है, तो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो भी मंथली रेट ऑफ वेजेज है, मान लो मंथ का जो भी मिल रहा है, उसको 1/26 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है, 1/26 से मल्टीप्लाई करके जो भी है, एक दिन का वेज मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होता है। हाँ, अगर 30 मिनट से कम रहेगा तो 0 मान लिया जाएगा, 30 मिनट या उससे ज्यादा होगा तो 1 घंटा मान लिया जाएगा। तो ये ओटी वाला हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, एक्स्ट्रा वेजेज फॉर ओवर टाइम। जो भी रजिस्टर है ईएल का, ठीक है ना, जिस दिन उसमें लास्ट एंट्री होगा, जिस दिन उसमें लास्ट एंट्री होगा, तो लास्ट एंट्री से 2 साल तक उस रजिस्टर को मेंटेन करके रखना है, उस रजिस्टर को 2 साल तक मेंटेन करके रखना है।